यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, माँ बाप के सपनों को पूरा करने की बारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जाते जाते दोस्तों इस मॉडल पेपर को पूरा एक बार तैयार कर लीजिए। हुबहू ऐसे ही पेपर आएगा, एक प्रीवियस ईयर पेपर है जिसके माध्यम से पूरा पेपर हल करके आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड का शुरुआत होगा जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको टिक करना होगा। शुक्ल युग के हैं, भारतेंद्र युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं या फिर द्विवेदी युग के हैं। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा थर्ड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग के। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है। ये आलोचना है या फिर निबंध है या फिर नाटक है या फिर कहानी है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा यह एक निबंध है। दूसरा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यह वासुदेव अग्रवाल का निबंध संग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि राष्ट्र जीवन की दिशा कृति की रचनाकार हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। पहला वाला जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि माह का कथन छड़े छड़े यंत्र वतामुपैति तदेव रूपम रमणीयता इनमें से किस निबंध में उद्धृत है, यानी किस निबंध से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और पुरुषार्थ, भाषा और आधुनिकता। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा ये लिखित है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि तपती पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की या फिर जैनेंद्र कुमार की। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। ठीक है। आगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, दूसरे का आप यहाँ पे देख पाएंगे सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा या फिर तार सप्तक में। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा सप्तक? ये चौथा सप्तक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है पूछा है। यहाँ पे पहला है समालोचना दर्श या फिर श्रृंगार लहरी, विरष्टक या फिर अधखिला फूल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधखिला इसमें आपका फूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का एक उपन्यास है। ठीक है। आगे यहाँ पे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुमित्रानंद पंत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन के लिए, काला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरी के लिए या फिर ग्राम्या के लिए। तो उसमें सही जवाब का हो जाएगा काला और बूढ़ा चांद पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है कि इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है। चक्रवाल, अनामिका, रसिम बंध या फिर जो है ऑप्शन नीचे आपको देखने को मिलेगा गन्य विधि। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवाल जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवाल। ठीक है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग में प्रवृत्ति है? किस युग की प्रवृत्ति है? छायावाद युग की, प्रगतिवाद युग की, प्रयोगवाद युग की या फिर नई कविता काल की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद युग की करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके टॉप 10 जो क्वेश्चन थे वो आपका हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा। 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इसके यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं। इन पांचों क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको उसी में से छांट के लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा जिसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो एक बार जब आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको हिंट मिलेगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गद्यांश कैसे पहचाने। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे पीड़ित शब्द है थर्मामीटर लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ बीमारी से संबंधित जो है बातें कही जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिखाई देगा मदर टेरेसा, ठीक है। ये जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ पे हिंट मिलेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। मदर टेरेसा शब्द आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मदर टेरेसा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बीमारी से संबंधित दिखा रहा है, तो ये रॉबर्ट नर्सिंग होम से जो है संबंधित हो जाएगा, ठीक है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप इसका उत्तर जो है देख पाएंगे, मैंने यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। पाठ का नाम और लेखक का नाम जो है, पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में हो जाएगा और लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कह रहा है कि नव युवती का नाम क्या था और उसका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो इस प्रकार से नव युवती का नाम, तो यहाँ पे ऊपर आएंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे लिखा नाम उसका जो है क्रिस्टहिल्ड था और जन्मभूमि उसका कहाँ पे, जर्मनी में था। तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा आसानी से, जन्मभूमि और उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नव युवती के वेशभूषा और रूप रंग का संबंध जो है लेखक का क्या विचार है। तो लेखक का विचार है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है आपको, तो आप उसमें से छांट के आपको लिखना है, उसके विचार आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेखक के अनुसार, शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, लेखक के अनुसार नव युवती ने एक विशिष्ट धवल यानी सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा मिलता जुलता शब्द जो है आप वस्त्र धारण से संबंध जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो उसी विशिष्ट धवल वेशभूषा यहाँ से आप उठा के सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ से इस प्रकार से बना के सेंटेंस लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे अभिभूत लिखा है और दुहिता शब्द का अर्थ लिखा है। तो यहाँ पे अर्थ आपको लिखना है, मान लीजिए अर्थ नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ सेंटेंस जरूर लिख कर आएंगे, छोड़कर नहीं आएंगे। फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। तो यहाँ पे जो रेखांकित अंश की व्याख्या है, मान लीजिए आपको इसको व्याख्या करनी है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। जब व्याख्या करेंगे थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ से तो आप लिखिए ही, नहीं अगर आपको आता है तो आप सेम टू सेम वैसे लिखे, थोड़ा आगे सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस जो है थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको सेंटेंस को 3 लाइन में लिखा गया है तो 4 से 5 लाइन में कर दीजिए, थोड़ा सा व्याख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अपने सेंटेंस में बना के यहाँ पे दिया गया है, बस छांट के उसमें से लिखना होगा। इसका उत्तर सभी का देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पीडीएफ आपको दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं, सारा उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको अथवा करके एक और दिया रहता है, उसी में से गद्यांश में, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो जो आपको पहचान में आ जाए कि किस संदर्भ से लिया गया है, मतलब किस पार्ट से लिया गया, तो आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका यह है कि यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा अशोक, यहाँ पे लिखा अशोक वृक्ष, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि अशोक के फूल के नाम से चैप्टर से जो है ये लिया गया है। तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि पाठ का नाम अशोक के फूल हो जाएगा और हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको आसान से जो है मिल जाते हैं हिंट, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन अगला आता है कि प्रवृत्ति साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया गया है। तो आपको यहाँ से कुछ मिलता जुलता शब्द जो है आपको ढूंढना है। तो प्रवृत्ति साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया गया है, तो ऊपर आइए। जब आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक हिंट आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से घृणा किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रवृत्ति साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया है जो सहज और मित्र बने गर्थी, इस प्रकार सेंटेंस लिखा है। तो आप यहाँ तक जो है आप इसको उठा के लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका काम यहाँ से हो जाएगा। आगे दोस्तों इसके बाद जो है आपका आता है यहाँ पे कि अशोक वृक्ष की पूजा जो है किसकी देन है। तो इसको सेंटेंस को आपको ढूंढना है कि अशोक की जो पूजा, वृक्ष की पूजा करते हैं लोग, वो किसकी देन है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ मिल जाएगा कि देखिए प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा को उत्सव बड़े सरल वर्णन मिलता है। यहाँ पे लिखा कि अशोक वृक्ष में इन्हीं जो है गंधो, यहाँ पे गंधर्व रहेगा, गंधर्व डे, यहाँ पे गंधो लिखा है, गंधर्व और यक्षों की देन है। तो देखिए यहाँ से सेंटेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, गंधर्वों और यक्षों की देन है। तो ऐसे आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके वजह तो यहाँ पे आता है प्रकृत और गंधर्व या फिर कंदर्व की जो है अर्थ का लिखना है। तो अगर हम मान लीजिए अर्थ नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ आप लिख देंगे, ठीक है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी, आपको व्याख्या करनी रहेगी। तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए सारा उत्तर यहाँ पे लिखा गया है,
ठीक है। यहाँ पे प्रकृति, यथार्थ, वास्तविक, ये सब इसका अर्थ हो जाएगा। कंदर्प मतलब कामदेव यानी प्रेम के देवता को यहाँ पे नाम आया है, ठीक है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो रेखांकित जो अंश की व्याख्या रहती है वो आप यहाँ पे जो लिखा गया है वो सेंटेंस पूरा तो यहाँ तक लिखिए, थोड़ा सेंटेंस को बदल करके लिख दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको लिख कर आना है जरूर, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, छोड़ कर नहीं आना है भैया, कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे। सब कुछ यहाँ पे उत्तर मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका सेक्शन शुरू होगा पद्यांश से संबंधित। पद्यांश में भी 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। इसका भी जो है आपको लिखना पड़ेगा उत्तर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस चैप्टर से लिया गया है और क्या क्या इसके क्वेश्चन के उत्तर हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख पाएंगे। पाठ का नाम ये गंगा अवतरण से लिया गया है और रचयिता इनके जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि शुंभ यानी शिव के मनोहर रूप को देखकर कौन चकित हो जाता है या कौन चकित हो गया, तो इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। भगवान शिव के अत्यंत सुंदर और मनोहर रूप को देखकर गंगा जी चकित और थकित स्तब्ध हो जाती हैं, ठीक है। इसमें अलंकार का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अलंकार के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पे शब्द का अर्थ में देखिए, जैसे कि विपुल है तो इसका मतलब होता है अत्यधिक या बहुत अधिक, ठीक है। और निशेनी है, इसका मतलब सीढ़ी होता है, तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं। अगर इसके हिंदी में अनुवाद करें तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है उसमें लिख सकते हैं, रत्नाकर जी कहते हैं जब गंगा जी भगवान शिव के अनुपम और सुंदर रूप को देखा तो उनके मन में भरा हुआ क्रोध यानी कोप तुरंत समाप्त या लोप हो गया, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे शिव के सौंदर्य को देखकर उनके मन में शिव के जो है प्रति प्रेम उत्साह उमड़ पड़ा, उनके हृदय में प्रेम का जो है चिकनाहट आ गए। अहंकार या क्रोध के कारण रूखापन था वह पूरी तरह से निकल गया, अर्थात शिव के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अथवा करके दिया रहता है, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा, ठीक है। अगर इसके पाठ के बारे में बात करें तो ये जो है अभिनव मनुष्य से लिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर जो है इसके रचयिता हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा तो आप एक उसमें से कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है आपका जीवन परिचय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, तीनों में से कोई एक आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से एक बार अपने कंफर्म कर लीजिए अच्छे से कि कैसे किस प्रकार से याद करना है। यहाँ पे 80 शब्द आपको दिए रहते हैं, ठीक है। 5 अंक आपको यहाँ पे मिलते हैं। 80 शब्द लिखना है, कम से कम एक पेज में पूरा आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा हिंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय से बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पे देखिए, जन्म इनका 7 अगस्त 1904 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा MA PhD डिलीट की इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। जो है कार्य क्षेत्र ना इनमें लिख सकते हैं कि इनका पुरातत्व और इतिहास के विद्वान प्रोफेसर भी रहे हैं। निधन का 27 जुलाई 1967 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये निधन हो गया था। तो यहाँ पे कुछ कृतियां दिया गया है, जो यहाँ पे लिखा गया है उसी को आप कहानी की तरह बना के लिख दीजिए, ठीक है। और फिर इनकी मुख्य कृतियां यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि पृथ्वी पुत्र है, कल्प वृक्ष है, भारत की एकता है, माता भूमि है, वाग्धारा है, कला संस्कृति, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो कम से कम 5 जो है आप 5 कम से कम कृतियां लिखेंगे ही, ठीक है। 5 कृतियां आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यहाँ पे थोड़ा सा हिंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। शिक्षा एयर स्पेस इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की थी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। कार्यक्षेत्र की बात करें तो वैज्ञानिक थे इसरो और DRDO में, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक, और इनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था। कृतियों की बात करें तो यहाँ पे अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है इनकी। भारत यहाँ पे 2020 इंडिया 2020 इन्होंने लिखा है, और इग्नाइटेड माइंड जो है माइंड्स के बारे में इन्होंने लिखा है। और इनका जो कृतियां हैं वो ज़्यादातर आपके इंग्लिश में हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ध्यान रखेंगे इनका कृतियां। और फिर टर्निंग पॉइंट्स है, अदम्य साहस है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप इनकी लिख सकते हैं कृतियों को। फिर इसके बाद तो यहाँ पे आता है आपका कवि का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय में जो है जैसे यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जयशंकर प्रसाद का है, अज्ञेय का है, इसमें से कोई आप एक तैयार कर लीजिए, ठीक है। आगे इसके बाद यहाँ पे पंचलाइट और का जो है
पंचलाट की कहानी का कथानक पर जो है आपको प्रकाश डालना है, तो पंचलाट की कहानी आप अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे बहादुर और कर्मनाशा की हार में से कोई पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बहादुर का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके जो है स्वपठित कोई खंडकाव्य से एक जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके जिले में चलता हो, तो आप अपने हिसाब से अपने जिले का देख सकते हैं। फिर इसके बाद सेक्शन शुरू होता है खंड खा का, जिसमें संस्कृत का जो है अनुवाद आपको करना होता है, उसका संदर्भ आपको बताना होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रकार से संस्कृत दिए गए हैं, और जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे संदर्भ देख पाएंगे इसका। पहले यहाँ पे है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदशिका के खंड का संस्कृत भाषा या जो है गौरव या महत्तम नवपाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या तो यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाले, सुंदर भाव को उत्पन्न करने वाले, शब्द समूह को जन्म देने वाले देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान के समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। आगे इसमें ले सकते हैं हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेदों, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा तत्व के विद्वान इसी भाषा को समस्त आर्य भाषा की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव उसकी विविधता, प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, उसकी व्यापकता और जो है किसी दृष्टि से छिपी नहीं है। जिस प्रकार से आप उसकी व्याख्या लिख सकते हैं, अथवा करके एक और दिया रहता है, इसमें से कोई आप एक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा। इसका भी जो है आपको संदर्भ और व्याख्या मिल जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदशिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम भाग से अवतरित है, लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसका अनुवाद दिया गया है, अनुवाद दोनों में से कोई करना होता है तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अगले सेक्शन पर। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे आपका जो है पद्यांश समझ रहेगा। यहाँ पे कुछ श्लोक दिए रहते हैं, इनका भी जो है आपको करना होता है संदर्भ और हिंदी में अनुवाद। जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दीर्घदशिका के नृत्यः दिलीपः नि राजा दिलीप नवपाठ से लिया गया है। अनुवाद 2 लाइन का अनुवाद तो ले सकते हैं। कवि का तात्पर्य है कि राजा दिलीप आयु में युवा होने के बावजूद अपने ज्ञान, संयम और धर्म पारंगतता के कारण उतना ही गंभीर और अनुभवी थे जितना कि वृद्ध व्यक्ति होता है। उन्हें ज्ञान के लिए बूढ़ा होना, शरीर की शिथिलता होना जो है प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया रहता है, दोनों में से कोई कर सकते हैं। और ये है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दीर्घदशिका के सुभाष रत्नानी नवपाठ से लिया गया है, ठीक है। अनुवाद में इसका अनुवाद जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अनुवाद देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, संस्कृत में देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत में ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है का, तो ये आपका ये हट जाएगा। यहाँ पे लिखा कस, ये हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कदा लिखा गया, ये आपका हट जाएगा। फिर यहाँ पे किम लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है। बाकी सेंटेंस जो है मान लीजिए आपका नहीं आएगा, इसमें से 2 नंबर का है, तो इसकी जगह पे जो है कोई संस्कृत से एक सेंटेंस उठाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। बाकी सेम वही उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका काम हो ही जाएगा। आगे इसके बाद यहाँ पे आता है आपका रस और छंद और अलंकार। ये आपके व्याकरण वाले पोर्शन, रस छंद अलंकार आपके प्रश्न रहेंगे, जिसमें से रौद्र रस और करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण देना होता है। 2 अंक आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आएगा बढ़िया से एक ठो रट लीजिए, बढ़िया से भाई कोई परिभाषा रट लीजिए, उसको छाप कर चले जाइए, ठीक है। जैसे अगर बात करें करुण रस की, तो यहाँ पे देखिए करुण रस की परिभाषा में लिखा गया है, जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट या हानि के कारण मन में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अथवा करके यहाँ पे दिया गया है कि आप इसे भी लिख सकते हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसे भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ये थोड़ा आप लोग को कठिन लगेगा लेकिन ये ज़्यादा आसान है, ठीक है, भर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक वर्ण अक्षर यानी उसकी आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात अक्षर बार बार आते हैं, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, ठीक है। तो रा की उत्पत्ति या यहाँ पे आवृत्ति जो हो
बार बार हुई है। फिर इसके बाद चौपाई छंद की परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे तो चौपाई एक मात्रिक समछंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है ताकि जो है आपको आसानी से याद हो जाए। इसके बाद तो आता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है निबंध का। 9 नंबर आपको मिलेगा। बहुत लोग के मन में कंफ्यूजन होता है कितना निबंध लिखे, कितने पेज में लिखे। तो भैया कम से कम 3 पेज में निबंध आपको लिखना है। 3 पेज में, 3 से कम रहेगा नंबर कटने का चांस रहेगा। 3 पेज लिखना है। जैसे 3 पेज में, जैसे मान लो आपने पहला पेज लिख दिया, फिर आपने ये दूसरा पेज लिख दिया, फिर आपने तीसरा पेज लिख दिया, ठीक है। अब एग्जामिनर आपकी शैली को चेक करेगा, ठीक है। अगर आपने सब कुछ अच्छे से लिखा है, कोटेशन वगैरह का प्रयोग किया गया है बढ़िया से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर इस पे मिलेगा, 3 नंबर इस पे मिलेगा, 3 नंबर इस पे मिलेगा, 3 त्रिका 9 नंबर। तो 3 पेज से कम नहीं होना चाहिए। कोटेशन डायग्राम का थोड़ा सा प्रयोग करना, डायग्राम नहीं तो कोटेशन का जरूर प्रयोग करना। जैसे कोटेशन का मतलब जैसे शायरी होता है ना, शायरी टाइप का, उसमें आप कोई न कोई एक शायरी कोटेशन जरूर लिख देंगे, ठीक है। जैसे बेरोजगारी की समस्या है, समाधान है, ये पूछा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास, वन संरक्षण का महत्व, और फिर इसके बाद भारतीय लोकतंत्र का भविष्य क्या है, देश प्रेम के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको संधि विच्छेद करना होता है, संधि विच्छेद करके बताना होता है। जैसे यहाँ पे उपोष्टि के जो है संधि विच्छेद जो है ये आपको बताना है उपोष्टि। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे जैसे लब्धा का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है आपको नीचे देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे समास आपसे पूछा जाएगा। समास इसमें से किसी एक का समास करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दिए हैं, 4 में से किसी एक करना होगा, समास से विग्रह करना होगा और बताना होगा कौन सा समास उसमें है, ठीक है। इसका उत्तर मैं नीचे आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे देखिए इसमें पहला है उपधन ओसित जो है इसका राइट आंसर होगा, और लबधन धा इसका जो है राइट आंसर होगा, और नमधन ते इसका राइट आंसर होगा। और फिर समास विग्रह में देख पाएंगे तो यहाँ पे जैसे चंद्रशेखरा हो जाएगा, तो चंद्र यहाँ पे चंद्रशेखरे या सहसा यानी चंद्रमा जिसके सिर पर है, तो ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई एक करना होगा। जैसे घन श्यामा है तो घन यू श्यामा हो जाएगा। बादल के समान काला, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। नील कमलम है, नीलम चा तत् कमलम, नील है जो कमल, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर पितामह में पितुः पिता का पिता यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया समास। और फिर इसके बाद आता है अगला सेक्शन जो आपको 7 अंक दिलाएगा। आपके विद्यालय में खेलकूद की पर्याप्त सुविधा नहीं है, इसके लिए समस्या जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य को एक शिकायत पत्र लिखिए, या फिर अथवा करके अपने बड़े भाई बहन को परीक्षा में सफलता प्राप्त होने बधाई लिखिए, ठीक है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय में लिखना है। सिंपल प्रार्थना पत्र एक बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, सेवा में। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम में आबासा लिख सकते हैं, ठीक है। आबासा विद्यालय का नाम नहीं, आबासा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषय में खेल सुविधाओं की कमी के संबंध में आप वहाँ से क्वेश्चन से ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से शुरुआत करेंगे। महोदय ले सकते हैं, यहाँ पे श्रीमान भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे महोदय श्रीमान ले सकते हैं। शवने निवेदन है कि यहाँ तक तो रहता ही रहता है, हमारे विद्यालय में खेल सामग्री जैसे क्रिकेट, बैट, फुटबॉल आदि की कमी है। सुविधाओं के अभाव में हम छात्राभ्यास नहीं कर पा रहे, अतः आपसे प्रार्थना है या निवेदन है कि खेलकूद की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। छोटा सा लिख देना है, काम हो जाएगा। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका नाम लिख सकते हैं। इस चीज को यहाँ पे जो लिखा गया है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख के आपका आज्ञाकारी शिष्य हो जाएगा। नाम, कक्षा, नाम में आवासा, कक्षा, रोल नंबर अपना बोर्ड का लिख देना, ठीक है। इसके बाद जो है अथवा करके जो आपका दिया रहता है वो भी आप लिख सकते हैं। प्रिय भाई या दीदी को जिसको पत्र आप लिख रहे हैं, सादर प्रणाम। आज तुम्हारा परीक्षा परिणाम जानकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी शानदार सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा छोटा भाई। आपका जो है नाम लिख देंगे, बस काम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे कि प्रत्यय पूछा जाता है, धातु प्रत्यय योग ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे विभक्ति वगैरह पूछा जाता तो उसका उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कौन कौन से प्रत्यय होगा, क्या क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप पीडीएफ पाएंगे तो उसको एक बार देख लेना। बाकी दोस्तों पूरा ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 100% जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।